सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की नई वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। ओके, ये चैप्टर है हमारा भारतीय संविधान में अधिकार। उसका हमारा ये टॉपिक है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक, और इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। और इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ओके, और उसके बाद होगा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो आज हम इतना टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। यानी कि जो हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक हमारे संविधान में वर्णित किया गया है कि शोषण के विरुद्ध क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 23, यानी मानव व्यापार में अगर तस्करी हो या बल प्रयोग द्वारा बैलगाड़ी बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। जब भारत आज़ाद हुआ था तब हमारे देश में कई तरह के भागों में क्या हुआ था, हमारा देश विभाजित था। ठीक है, अब वहाँ पर क्या होता था तब हमारे देश में कि लोगों पर ज़बरदस्ती काम थोपना, ज़बरदस्ती उनसे मजदूरी करवाना। ओके, और उन्हें हमेशा दबा के रखना, ऊंच नीच की जाति, ये सब प्रथा बहुत ज़्यादा तब प्रचलित थी। तब हमारे देश में बहुत ज़्यादा क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। किसके ऊपर? जाति को लेकर, धर्म को लेकर, मतलब हर तरीके से कमज़ोर, गरीब, इन सब लोगों का क्या किया जाता था, शोषण किया जाता था, जो कि बिल्कुल ही सही बात नहीं थी। और जब हमारा संविधान बनाया गया तो उसमें इसके खिलाफ कई प्रावधान दिए गए कि आप गरीब बच्चों से मजदूरी नहीं करवा सकते, जमींदार किसानों का शोषण नहीं कर सकते या उनसे काम नहीं करवा सकते। परंतु मजदूर, कई बार ऐसा होता था, क्योंकि ऐसा होता था जो जमींदार होते थे ना, ये क्या करते थे, गरीब किसानों से काम तो ले लेते थे, यानी उनका जितना काम होता था वो तो ले लेते थे, लेकिन कई बार मजदूरी नहीं देते थे, या मजदूरी देते थे तो बहुत कम देते थे। जो उन्हें जितनी मतलब बात तय की गई थी उतनी मजदूरी उन्हें नहीं देते थे। और इसी वजह से खासकर ऐसा किसके साथ होता था, ज्यादातर स्त्रियों के साथ होता था। क्यों? क्योंकि हमारा देश शुरू से ही एक पुरुष प्रधान देश रहा था। ठीक है, और आज भी है, कई जगहों पर आज भी क्या होता है, आदमियों को यानी पुरुषों को ज्यादा महत्व, ज्यादा मान दिया जाता है एज कम्पेयर टू लेडीज, यानी फीमेल के अलावा, यानी लेडीज के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जो जेंट्स हैं, जो आदमी है, उनको ज्यादा मान सम्मान कई जगहों पर दिया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया कि चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के लिए समान व्यवस्थाएं दी गई हैं। और कोई भी किसी से भी जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, या जबरदस्ती अपनी मंजूरी या अपनी मर्जी दूसरों पर नहीं थोप सकता है। ओके, तो ये थी अनुच्छेद 23 में वर्णित। अब बात आती है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में ये होता था कि जैसे पहले होता था कि छोटे छोटे बच्चों को खदानों में, कारखानों में, ऐसी खतरनाक जैसे बम बनाने वाले ऐसी जगहों पर काम करवाने के लिए लगाया जाता था। तो इससे क्या होता था कि कई बार बच्चों से बंधुआ मजदूरी करवाना। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में ये बात वर्णित की गई है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी करवाना, बंधुआ मजदूरी का एक कानूनी अपराध है। ओके, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे जेल की सजा ही नहीं बल्कि जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो इसी कारण अनुच्छेद 24 में ये प्रावधान किए गए हैं कि चाहे खादान हो, कारखानों हो, ऐसे खतरनाक जगहों पर बच्चों को क्या करना है, या तो ना तो काम करवाना है, और ना ही बच्चों जो मजदूर हैं वो अपने बच्चों को ले जा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें साफ इनकार किया गया कि अगर कोई हादसा वहां पर होता है तो बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। इसके साथ साथ इसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जाएगा। जैसे खादान में हो गए, कारखाने हो गए, इन सभी जगहों पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, बम बनाना, ऐसी कई चीजें हैं, इन सभी जगहों पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाना। और साथ ही साथ इनसे ना तो किसी भी प्रकार का कोई काम करवाना है, और ना ही इनसे किसी भी प्रकार की कोई सेवा लेनी है। केवल इन्हें किसके लिए प्रेरित करना है? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए, यानी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए इन्हें मोटिवेट करना है, ताकि यह पढ़ें और आगे हमारे देश के भविष्य को और बेहतर बनाएं। अब इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता से ही आप समझ गए होंगे कि ऐसी स्वतंत्रता, चाहे आप किसी भी धर्म, जाति, किसी भी धर्म से हो, आपको पूर्ण स्वतंत्रता है अपने धर्म का प्रचार करने की, अपने धर्म को मानने की, या अगर आप चाहें तो किसी और के धर्म को मानने की भी आपको पूर्णतः स्वतंत्रता है। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता में ये अधिकार बिल्कुल प्राप्त नहीं है कि आप किसी दूसरे धर्म की बुराई करो या उसकी निंदा करो या उसे गलत ठहराओ। ठीक है, ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते। और जो धार्मिक स्वतंत्रता है, इसके अधिकार आपको अनुच्छेद
25 से लेके अनुच्छेद 28 तक पूर्ण रूप से वर्णित किए गए हैं। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अनुच्छेद 25 में यह दिया गया है कि अपने अपने धर्म को मानने वाले व पालन करने वाले इसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार उन्हें है। यानी कि जो जो व्यक्ति अपने धर्म को मानते, चाहे वो सिख, हिंदू, मुस्लिम या जैन कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार पूर्णतः स्वतंत्रता के साथ कर सकते हैं। उन्हें इस बात की कोई रोक टोक नहीं है और ना ही गवर्नमेंट इस बात में, इस मुद्दे में बीच में दखल अंदाजी कर सकती है। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 26 में ये कहता है संगठित इकाइयों के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार है। यानी कि हम जैसे क्या करते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा यहाँ पे लोग भंडारा करते हैं या कई जगहों पर लोग अपना वो बना लेते हैं, अपने गुरुजी कोई होते हैं वो अपना स्थापना कर लेते हैं। बहुत से लोग भगवत कथा ही सुनाते हैं, भगवत गीता का पाठ सुनाते हैं कई जगहों पर, है कि नहीं। तो ये होता है कि जो मतलब उन्होंने संगठित इकाइयाँ जो बनाई हैं, यानी कि जो धार्मिक लोग हैं उन्होंने अपने अपनी जो टेम्पल्स बनाए हैं या अपनी जो भी संगठित इकाइयाँ बनाई हैं जहाँ पर वो इकट्ठे होकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, वो उसको बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ उन संस्थानों को और भी ज़्यादा फैला सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लोगों को उसमें जोड़ सकते हैं। ये अधिकार उन्हें पूर्णतः स्वतंत्रता के साथ प्राप्त है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में ये होता है धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कोई ऐसा होता है कि जो धार्मिक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कथाएं, भागवत कथाएं, सत्संग ये सब करते हैं। ज़्यादातर लेडीज़ को पता होगा या जो गर्ल्स हैं उनको पता होगा कि उनकी मम्मी या दादी कोई जाते होंगे जो भागवत कथाएं सुनने या सत्संग सुनने जाती होंगी। तो उसमें ये होता है कि हमें कोई भी, कि अगर हम अपनी इच्छा से चाहें तो वहाँ दान कर सकते हैं, अगर हमारी इच्छा नहीं है वहाँ दान करने की तो हमें कोई भी वहाँ पर मजबूर नहीं कर सकता है। हमसे ये नहीं कह सकता है कि आप यहाँ आ रहे हो तो आपको यहाँ पे आने का टैक्स कर या देना ही पड़ेगा, या गवर्नमेंट भी हमें इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकती है कि अगर आप इस ज़मीन पर सत्संग, भंडारा या ऐसी कोई व्यवस्था कर रहे हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके। इसके बाद आता है अनुच्छेद 28, यानी किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सबसे मेन बात कि कोई भी शिक्षा, स्कूल हो, जैसे हमारे स्कूल, कॉलेजेस ये सब हो गए, इन सब में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि जैसे होता है ना कि आप हिंदुओं में जैसे ये होने लगा कि सपोज भाई अपनी भगवत गीता पढ़ाने लग गए कि नहीं तुम धर्म का प्रचार करो, धर्म को मानो, धर्म का ये करो, धर्म को और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, ऐसा कोई नहीं होगा। अगर आप स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हो तो आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पढ़ाया जा सकता है और किसी भी प्रकार या कोई भी जोर जबरदस्ती के दम पर आपको धर्म की कोई भी शिक्षा नहीं दे सकता। कोई भी गलत बात आपको सिखाने का कोई संस्थान नहीं है। अगर आपके साथ कभी ऐसा स्कूल में होता है कि आपको किसी भी धर्म के उस पर सिखाया जा रहा है तो यह कानूनी अपराध है और आपकी इच्छा के अनुसार अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हो। ओके। और साथ ही साथ ज़्यादातर हमारे जो 25 से लेके 28 तक अनुच्छेद दिए गए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि हम किसी भी धर्म के हों, हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी अनुमति है। अब इसके बाद आता है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि हमारे कल्चरल और एजुकेशन से रिलेटेड। ओके। अनुच्छेद जो 29 है हमारा, यानी 29 है, आर्टिकल 29, उसमें यह दिया गया कि भारत के किसी भी राज्य के नागरिक को अपनी विशेष भाषा या लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। यानी कि जो संविधान है, अब आप ये खुद बताओ, देखो हमारा देश है, केवल हमारा देश ही एक ऐसा देश है जिसमें हर प्रकार के धर्म के लोग, हर प्रकार की भाषा के लोग, हर प्रकार के जाति के लोग पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया पहले इसी वजह से कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कलरफुल, जैसे कलरफुल कपड़े होते हैं वैसे कलरफुल या बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं अलग अलग धर्म के, जो हमारे देश को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है, अब जैसे हमारे देश है, अब हमारे देश में 28 राज्य हैं एट प्रेजेंट मैं बता रहा हूँ, और 9 मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके। 28 राज्य हैं। अब हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। मैक्सिमम राज्य ऐसे हैं जिनमें
जैसे तमिल साइड हो गए तो तेलुगु, और ऐसे साउथ की साइड में साउथ इंडियन भाषा हो गई, और पंजाब के टाइम में हरियाणवी भाषा, ऐसी भाषाएं ज़्यादा बोली जाती हैं, है कि नहीं। बंगाली लोग अपनी भाषा बोलते हैं। तो यही बात की गई है कि हमारा जो देश है, यानी हमारा जो अनुच्छेद 29 है, आर्टिकल 29 है, उसमें यही बताया गया है कि भारत के किसी भी राज्य के, यानी किसी भी स्टेट का कोई भी पर्सन हो, वो अपनी भाषा को, अपनी लिपि को या अपनी संस्कृति को बनाए रखने का पूर्ण अधिकार है। कि कोई अगर वो किसी और स्टेट में जाता है तो उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती कि आप दूसरे स्टेट की भाषा को छोड़कर दूसरे स्टेट की भाषा को अपनाओ। ठीक है, आपसे ये कोई नहीं कह सकता कि फॉर एग्जाम्पल आप सपोज यूपी से पंजाब गए या हरियाणा गए, तो वहाँ के लोग आपको फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये भाषा बोलो या ये भाषा बोलो। ठीक है, या आप सपोज ये मान लो नेपाल से इंडिया में आ गए, तो इंडिया वाले किसी भी राज्य का कोई भी बंदा आपको ये फोर्स नहीं कर सकता कि आप इंडिया की भाषा बोलो, नहीं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 30, यानी इसके अंतर्गत हमें यह बताया गया है कि जो भाषा है और धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि जो अनुच्छेद 30 है, इसमें क्या किया गया है कि जो भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक मतलब अल्पसंख्यक का और बहुसंख्यक, इन दो में आपको डिफरेंसेस समझना होगा। अल्पसंख्यक मतलब जो थोड़े थोड़े होते हैं, यानी कि हमारे देश में कई कम्युनिटीज़ यानी कई कास्ट ऐसी भी हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम है। फॉर एग्जांपल क्रिश्चियंस हो गए या हमारे जैनीज हो गए। मैं किसी की धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसी बहुत सी कास्ट हैं जिनकी हमारे देश में क्या है स्थिति, यानी जो उनकी जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा कम है। और साथ ही साथ शिक्षा और शिक्षा संस्थाओं और उनकी स्थापना के लिए जो प्रशासन चलाने का अधिकार प्रदान है, इस पर भी पूर्णतः क्या है, आपको अधिकार है। कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे आपको देखा होगा जो कुरान पढ़ते हैं जो लोग, उन्हें पता होगा कि आपके लिए कुरान पढ़ने के लिए एक अलग से स्कूल होता है जो आपको कुरान पढ़ाता है। ऐसा ही क्रिश्चियंस में भी होता है, क्रिश्चियन में भी बाइबल्स पढ़ने के लिए एक अलग से स्कूल होता है जहाँ पर वो लोग बाइबल्स का टीच करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी है, हमारे सबके धर्मों में अलग अलग एक ऐसा संस्थान होता है जो हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर एक्टिविटीज़ को हमें प्रेफर करता है कि आप उन्हें सीखो और बढ़ाओ। बट वो कभी ये नहीं कहते कि दूसरे धर्म की बुराई करो, यानी दूसरे धर्म की निंदा करो। ओके, अब इसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसमें ये कह रहा है कि जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने संविधान बनाया था, ठीक है, उन्होंने इस संविधान को यानी इस अनुच्छेद को क्या कहा गया था, संविधान का हृदय और उसकी आत्मा कहा था, जो अनुच्छेद 32 है। ओके, इसके अंतर्गत न्यायालय कई विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें रेट कहते हैं, जो निम्न प्रकार से हो सकते हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरा, परमादेश। तीसरा, प्रतिषेध। चौथा, अधिकार परीक्षा। पांचवा, उत्प्रेक्षण। और छठा, जो रिट यानी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई क्राइम करता है, अगर पुलिस को उस पर शक है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है, बट 24 आवर्स के अंदर अंदर पुलिस को उसे जज के सामने पेश करना होगा। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो उस पर केस हो सकता है और पुलिस को इसका हर्जाना देना पड़ेगा। ओके, तो इन सभी रिटों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इनकी जानकारी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। ओके, अब इसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ था, यानी 1996 में से लागू किया था, जब रंगभेद वाली सरकार हटने के बाद देश गृह युद्ध के खतरे में जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों को घोषणा पत्र प्रजातंत्र की आधारशिला है। यानी कि आपको याद होगा जो दक्षिण अफ्रीका है, सबसे ज्यादा रंगभेद वाली नीति कहाँ पर थी, दक्षिण अफ्रीका में ही थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज्यादा वहीं पर गोरे और काले इस सब के रंगभेद को लेकर बहुत ज्यादा हुआ था। और जब ये नीति यानी जो रंगभेद वाली जो सरकार थी, जब ये हटी थी, जो रंगभेद ज्यादा करती थी, ठीक है, जो प्रेफर करती थी कि नहीं रंगभेद होना चाहिए, जब ये सरकार हटी थी तो उसके बाद जो देश था वो गृह युद्ध के खतरे से जूझने लगा था। क्यों? क्योंकि लोगों को ये लग रहा है, क्योंकि जो सपोज जो ब्लैक लोग हैं
मैं किसी कलर पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके कलर पे कोई कमेंट करे तो जाहिर सी बात है आपको बुरा तो लगेगा, है कि नहीं। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। और जो ब्लैक अफ्रीकन्स थे, वो ये कह रहे थे कि हमारे लिए अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो जितना अधिकार उन लोगों को है उतना ही अधिकार हमें भी है। तो इसी वजह से उस टाइम पे जब गृह युद्ध के खतरे से जब दक्षिण अफ्रीका जूझ रहा था, तो उस टाइम पे उन लोगों ने भी संविधान की मांग की और अधिकारों के ऐसे घोषणा पत्र को बनाया जिसे प्रजातंत्र की आधारशिला माना गया, यानी कि स्ट्रॉन्ग बीम माना गया, जिसके बेस पे उन लोगों में क्या रहेगा, न्याय और संपूर्णता बनी रहेगी। ओके, तो आज मैं आपको यहीं पर टॉपिक खत्म करता हूं। तो अगले चैप्टर में, अगली टाइम में आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख अधिकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को पढ़ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को हमारी नई वीडियो की अपडेट्स के लिए। ओके, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और चाहे तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी आपके सवालों के सारे जवाब दूंगा। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं वहाँ पर आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ओके, बाय।